नमस्कार। कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरह से लगातार कोविड-19 से ग्रस्त जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, भारत की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए और कोरोना से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जानकारी पुख्ता हो और इसके लिए हम तैयार रहें। तो कितनी है हमारी तैयारी और इसके लिए किस तरह की जानकारी की आवश्यकता है, इसके लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर शेखर सी मांडे से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप CSIR के डायरेक्टर जनरल है और इसके साथ ही DSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं। तो विस्तार से आज हम डॉक्टर मांडे से इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। डॉक्टर मांडे, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इस अवस्था को आप किस तरह से देख रहे हैं और ख़ासतौर पर जो CSIR है उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी रणनीति क्या है इससे निपटने के लिए? जैसे कि आपने कहा कि कोरोना का विस्तार बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में हो रहा है, बल्कि जो लोग हम लोग मानते थे कि स्वास्थ्य के विभाग में काफ़ी अग्रसर है, उन देशों पर भी काफ़ी गंभीर परिणाम कोरोना से हुआ है। इसलिए साहजिक है कि हमारे देश में भी कोरोना का उतना ही प्रभाव हुआ है जितना बाकी देशों पर हो रहा है। बल्कि हमारे देश ने एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ की है, जो नेशनल लॉकडाउन के मार्फत हम लोगों ने इसका प्रमाण बहुत स्तर पर कम किया है और इसके लिए हम लोगों ने सरकार की बहुत प्रशंसा करना ज़रूरी है। CSIR जैसा कि एक अनुसंधान संस्थान है जिसमें हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान करते हैं, तो CSIR में साहजिक है कि हम लोगों ने शुरुआत से ही कोरोना पर अनुसंधान शुरू किया था। जैसे हम लोगों को पता चल गया कि पूरे विश्व में ये पेंडेमिक होने जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने पूरे विश्व के CSIR में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर एक अपना रवैया बनाया था, एक रणनीति बनाई थी। इस रणनीति के मार्फत हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 5 स्तंभों पर आधारित हमारा काम शुरू करेंगे। और इस 5 स्तंभों के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा कि पहला स्तंभ जो है इस रणनीति में वो ये है कि हम लोग सर्विलेंस करना चाहते हैं कि डिजिटल या मॉलिक्यूलर मार्कर्स लेकर हम लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह ये डिसीज़ फैल रहा है हर जगह। दूसरा है डायग्नोस्टिक्स का, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि फास्ट, एक्यूरेट और चीप अगर हम लोग डायग्नोसिस कर पाएँ। तीसरा हमारा जो रवैया है वो औषधि और टीकों पर है कि हम लोग नई औषधि या नए टीके अगर कर सके जल्द से जल्द, वो एक हमारा तीसरा स्तंभ है। चौथा स्तंभ हमारा हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पर है और वो इसलिए है कि कोरोना से अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं, कोरोना से पीड़ित जो व्यक्ति आते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है आज के दिन पूरे विश्व में। हम लोग सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं और इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों की कमियां हमें महसूस हो रही है। तो उन कमियों को हम लोग किस तरह दूर कर पाएँ, इसके हम चौथा स्तंभ हमारा हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पर है। और 5वां स्तंभ जो है वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स करने के लिए है कि कोई भी चीज़ किसी भी कोने में अगर ज़रूरत हो तो किस तरह जल्द से जल्द वो चीज़ उस जगह पहुंच जाए। इसलिए हम लोगों ने एक सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स भी बनाया हुआ है। तो इन 5 स्तंभों पर CSIR का काम जारी है। बिल्कुल, तो पहले स्तंभ यानी कि सर्विलांस की बात करते हैं। डॉक्टर मांडे, बताएं हमें विस्तार से कि किस तरह से सर्विलांस का काम किया जा रहा है, किन बातों को ध्यान में खास तौर पर रखा जा रहा है सर्विलांस के दौरान? सर्विलांस का मुख्य अंग ये है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि किन्हें कोरोना से पीड़ित है जो लोग, और जो कोरोना पीड़ित होने के बावजूद मुक्त हो चुके हैं। ऐसा हमें पता चला है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कोरोना होने के बावजूद छोटे मोटे सिम्टम्स होने के बाद रिकवर हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि कौन कौन लोग जल्दी से जल्दी रिकवर अपने आप हो जा रहे हैं। तो इनकी भी जो टेस्ट हम लोग करते हैं किसी अलग तरीके से। लेकिन सर्विलेंस मुख्य स्तर पर हम लोग सीक्वेंसिंग से भी देख रहे हैं कि वायरस का सीक्वेंसिंग करके हम लोग अगर सर्विलेंस कर पाए कि देश के कोने कोने में किस तरह का वायरस पाया जा रहा है, तो ये सीक्वेंसिंग करके कि वायरस में एक RNA होता है और उसमें करीबन 30,000 बेसिस होती है, तो बेसिस कौन से सीक्वेंस में उस वायरस में आती है वो देखकर हमें पता चलता है कि वायरस किस कोने से आ रहा है, देश के किस कोने में कौन सा वायरस ज़्यादा प्रचलित है, किस तरह का वायरस, वो हम लोग देखना चाहते हैं। डॉक्टर मांडे, हमें यहाँ पर ये बताएं कि सीक्वेंसिंग की आप बात बता रहे हैं, स्ट्रेन की बात बता रहे हैं, तो ये कब से इस पर जो अनुसंधान है या जो रिसर्च है वो जारी है आपके यहाँ पर, और क्या कुछ खास निर्णायक परिणाम भी यहाँ पर सामने आए हैं इसके? कि वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब जाता है
और दोनों व्यक्तियों में जब रिप्लिकेट होता है कि एक वायरस से अगर जाता होगा तो करीबन 1 या 100 या 1000 वायरस पार्टिकल एक व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं और उसमें से करीबन लाखों पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं दोबारा अगर व्यक्ति पीड़ित हो जाए इस रोग से। तो जब 1000 पार्टिकल से अगर लाख 10 लाख पार्टिकल्स बन रहे हैं वायरस के, तो आरएनए की अपने आप में कॉपी बन रही होती है हमारे शरीर में, और जब कॉपी बनती होती है तो उसमें म्यूटेशंस आ जाती है। कुछ व्यक्तियों में उसके वायरस की म्यूटेशंस आती है और वो म्यूटेशंस जो है वो सीमित होती है किसी कोने में। जैसे कि अगर चेन्नई में हम देखें तो किसी तरह की म्यूटेशंस आ गई है, बम्बई में देखें तो किसी और तरह की म्यूटेशंस आ रही है, कलकत्ता में देखें तो और किसी और तरह की म्यूटेशंस आ रही है, वैसे हो जाता है। और इस तरह हम लोग की जैसे फैमिली ट्री होती है कि हम लोग देखें हमारे चचेरे भाई है या सेकंड या थर्ड और फोर्थ कजिन है, जैसे हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, देखते हैं कि कौन से 5th या 6th जनरेशन पहले जो थे वो दो लोग हो सकते हैं कि भाई बहन हो, और उनसे पूरी फैमिली ट्री बन के आज हम लोग 4th या 5th कजिन हो गए हो। इसी तरह फैमिली ट्री हम लोग वायरस की भी बना सकते हैं, जो अलग तरीके से फैमिली ट्री बना के हम लोग बोल सकते हैं कि वायरस इस जगह से आया हो, उस जगह से आया हो। ये सीक्वेंसिंग से उसका फ़ायदा होता है। डॉक्टर मांडे, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे हम कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जो टेस्टिंग की जा रही है उसकी स्थिति आज भारत में आप किस तरह की पाते हैं, और ज़्यादा टेस्ट किए जाने की मांग भी लगातार की जा रही है, तो इस दिशा में जो CSIR है वो क्या कर रहा है? क्या आप लोग भी जो टेस्टिंग है वो किस तरह से कर रहे हैं? तो मैंने ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत से ही जब से हमें पता चला कि यहाँ पे कोरोना वायरस आई है, तो ICMR की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उनके साथ जुड़कर हमारी कुछ प्रयोगशालाएं जैसे कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद, उन्होंने जुड़कर टेस्टिंग शुरू की थी। आज के दिन हमारी 15 प्रयोगशालाएं पूरे भारत में जो टेस्टिंग कर रही है अलग अलग, और CCMB हैदराबाद, IGIB दिल्ली, IIIM जम्मू, इमटेक चंडीगढ़, इन लोगों के पास आज के दिन रोज़ 200-250 सैंपल आते हैं। वो टेस्टिंग करके बताते हैं अस्पतालों को कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अलावा डायग्नोसिस में हम ये करना चाहते हैं कि अनुसंधान के मार्फत हम लोगों ने कोई डायग्नोसिस के नए तरीके ढूंढे हैं। जैसे एक पेपर टेस्ट हम लोगों ने निकाला हुआ है, और ये पेपर टेस्ट ऐसा होता है जैसे कि प्रेगनेंसी में लोग यूज़ करते हैं। इसे किसी भी सॉल्यूशन में डुबाकर पता चलता है कि आदमी पॉजिटिव है या नहीं है। तो वैसा भी टेस्ट किया है। ये पेपर टेस्ट जो है वो करना आसान है, चीप है, फास्ट है और एक्यूरेट है। इसके परिणाम कितने दिनों में आ जाते हैं? तो अभी हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाने वाले हैं जल्द ही, और रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर हमें परमिशन दे दे कि ये टेस्ट जितना अच्छा है जितना RT-PCR है, RT-PCR को हम लोग आजकल फील्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, तो फिर आने वाले 8 या 10 दिनों में हम लोग समझते हैं कि इसे हम लोग फील्ड में ले आ सकते हैं। डॉक्टर मांडे, परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जब कोरोना के जो मरीज़ हैं उनमें कई तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें लक्षण पहले नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब परीक्षण किया जाता है तो वो कोविड जो है वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो क्या इससे जो परिस्थितियाँ हैं वो और चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चुनौतियाँ तो काफ़ी सारी है, आपने बहुत सही कहा। तो चुनौतियाँ इस कोरोना की बहुत सारी है, क्योंकि हम लोग वायरस को बहुत ढंग ठीक तरीके से अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि इन्फेक्शन होने के बाद उसके जो परीक्षण जो है उसका, या उसके जो साइंस है आने के, उसको थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 6-7 दिन में। तो तब तक आदमी वायरस को अपने बॉडी में रहकर भी उसको पता नहीं होता है कि अपने बॉडी में वायरस है। और ये बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों को कि किस तरह से हम लोग उन आदमियों को पहचान पाएँ जिनके बॉडी में वायरस हो, लेकिन उनके अभी भी कोई उसका परिणाम उस व्यक्ति के शरीर पे अभी दिख नहीं रहा हो। तो ये भी डायग्नोसिस से हमें पता चलेगा कि अगर हम लोग डायग्नोसिस कर पाएँ तो क्या सही में आदमी, ऐसे कुछ लोग हैं जो कैरियर्स है और उनका परिणाम अभी तक पता नहीं चल रहा है उनके शरीर पर। इसके साथ ही अब आते हैं बात दवाओं या फिर टीकाकरण की बात करते हैं, क्योंकि जो इसका कहा जा रहा है कि इसकी दवा अब तक नहीं बन पाई है। तो इस दिशा में और कितने जो है अनुसंधान वो हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर CSIR की बात अगर मैं जानना चाहूँ तो उसकी क्या भूमिका है, किस तरह के काम आपके यहाँ पर हो रहे हैं? दवाइयों का ऐसा है कि दवाइयों के लिए हम लोगों ने 4 रवैये अपनाए हैं। पहला जो है जिसे हम लोग रिपर्पसिंग कहते हैं, कि कोई ऐसी दवा हो जो दूसरे किसी रोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पाया जाएगा कि वो कोरोना के लिए भी वो इफ़ेक्टिव हो सके। आपने सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये मलेरिया की दवा है, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका काम असर कोरोना पे होता है या नहीं। दूसरा रवैया है कि हम लोग नई दवा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है दवा नई खोजने का, इसकी प्रक्रिया ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसको काफ़ी साल लग जाते हैं। तीसरा रवैया ये है कि हम लोग वनस्पतियों के एक्सट्रैक्ट लेकर
उनको हम लोग जांच परखाना चाहेंगे कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। और चौथा है कि हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में, आयुष में पर्टिकुलरली, ऐसी कोई फॉर्मुलेशंस है क्या जो मनुष्य के शरीर को और बल देती है और सबल बनाकर फिर वो मनुष्य का शरीर अपने आप बाहर से। तो ये चारों अपने हम लोगों ने अपनाए हैं और चारों दिशाओं में हम लोगों का काम चल रहा है। डॉक्टर मांडे, अब तक के अनुसंधान से क्या हमें अब तक जानकारी मिल पाई है जो कोरोना है उससे निपटने के लिए दवा या टीकाकरण क्या ज़्यादा कारगर लगता है? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते कि दवा या टीका, दोनों में हम लोगों ने कोई ज़्यादा फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली होता क्या है कि अगर अच्छा टीका मिल जाए, जैसे कि हम लोगों को काफ़ी साल पहले 100-200 साल पहले देवी के ऊपर टीका मिल गया था, पोलियो के ऊपर टीका मिल गया था, और इस वजह से हम लोग देवी या पोलियो का पूरी तरह से हम लोग उससे मुक्ति पा गए हैं। लेकिन टीका बनाने की जो प्रक्रिया है अपने आप में वो चुनौतीजनक है। वो होगा या नहीं होगा उसको कोई बोल नहीं सकते। जैसे कि दुनिया में काफ़ी सक्षम लोग HIV पर टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक HIV पे कोशिश करने के लिए बावजूद, इतनी कोशिश करने के बावजूद हम लोग को इतनी सफलता नहीं मिली है। उसी तरह दवा का भी लंबी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है दवा बनाने के लिए। तो हम लोगों में थोड़ा इसमें पेशेंस होना चाहिए कि दवा हो या टीका हो, उसको बनाने में लगेगा। और तब तक हम लोगों को सरकार जो हम लोगों को जो बोल रही है करने के लिए सोशल आइसोलेशन वगैरह, उसको फॉलो करना चाहिए। जो टीका है उसके लिए कहाँ तक प्रगति पर है? CSIR की ही खास तौर पे बात करें तो MW वैक्सीन के बारे में हमने सुना है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा और विस्तार से हमें बताना चाहेंगे? तो MW जो इसको टीके के हिसाब से लेप्रेसी पे ट्राई किया गया था काफ़ी साल पहले। CSIR ने कैडिला फार्मास्यूटिकल के साथ एकजुट कर MW का परिणाम देखा था कि ये सेप्सिस में भी काम आ सकता है या नहीं। इसकी क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी है फेज़ 2 तक, और पता चला है कि सेप्सिस में इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे 50% मरीज जो है सेप्सिस में, वो वेंटिलेटर के बाहर आके वो पूरी तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग ट्राई कर कि MW का असर जितना सेप्सी पर इतना अच्छा असर होता है, उतना ही अच्छा असर पाएगा या नहीं, और वक्त ही बताएगा कि हम लोग सफल है या नहीं। और इसके लिए आप सभी की हमें शुभकामनाएं की और आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, क्योंकि ये इस वक्त समय की मांग है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे PPE किट्स के बारे में भी, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्योंकि जो कोरोना है उससे मरीज़ों को तो लड़ना ही है, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, उनका भी बचाव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन PPE किट्स की कमी भी महसूस की जा रही है, तो क्या CSIR इस कमी को दूर करने के लिए तैयार है? जैसे कि आपने कहा कि PPEs जो है पूरे विश्व में इनकी काफ़ी बड़े स्तर पर कमी आ रही है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतने सारे मरीजों को अस्पताल जाना पड़ेगा और इतने सारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को काम करना पड़ेगा इतनी बड़ी संख्या में। इसलिए कि PPEs के ऊपर काम करना साहजिक था, और PPEs की कमी विश्व में सभी देशों को आ रही है, सिर्फ भारत अकेला नहीं है। तो हम लोगों ने काफ़ी पहले इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, और जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो होता है, कवरऑल जिसे कहते हैं, सर से लेकर पाँव तक, उसका हम लोगों ने उसको तैयार कर लिया है और हमने एक कंपनी को दिया है बंगलोर में, और 10 दिनों में इसकी क्षमता हर रोज़ 30,000 PPE बनाने की होगी। तो ये सर से पाँव तक, जिसे मैंने कहा, ये कवरऑल होता है। इसके अलावा मास्क, फेस शील्ड्स, ग्लोव्स, इसके ऊपर भी काम जारी, और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का अप्रूवल लेके सबके सामने में ले आए, और ये कंपनियों को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बहुत बड़े स्तर पर इनको मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे हमारे देश में। और PPE के साथ क्या वेंटिलेटर्स के मामले में भी कुछ खास प्रगति कर रहे हैं आप लोग, या जो मदद है वो पहुंचाने के लिए तैयार हैं? जी, तो वेंटिलेटर्स की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे अस्पतालों में, और हम लोगों ने वेंटिलेटर्स पे काम जल्दी शुरू किया था। 2 अलग अलग तरीके के वेंटिलेटर्स है जिसमें हम लोगों ने काम किया हुआ है। एक को कहते हैं बाईपैप, जो इन्वेजिव नहीं होता है, और एक जो है इसे हम लोग कहते हैं एम्बू बैग। तो दोनों पर हमारे डिज़ाइंस तैयार है। बाईपैप रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जा चुका है आज के दिन। कुछ ही दिनों में अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी इसे सही पाती है तो इसको अप्रूवल मिल जाएगा, और सही पाने से और फिर हम लोग के साथ कंपनी जुड़ी हुई है, अलग अलग कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उनको हम लोग डिज़ाइन देकर उन्हें कहेंगे कि इसका आप लोग बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराएं।
बातचीत की शुरुआत में ही आपने जो 5 स्तंभों का जिक्र किया है, उसमें आपने सप्लाई चेन मॉडल की बात की है। मैं इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपका ये जो सप्लाई चेन मॉडल है वो कोरोना से निपटने के लिए लोगों के लिए जो है एक मदद, बहुत बढ़िया मदद एक बन सकती है। सप्लाई चेन मॉडल में ऐसा होता है कि हमें मालूम होता है कि किसी अस्पताल में या किसी पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरी है। जैसे किसी औषधि की ज़रूरत पड़े तो उस अस्पताल को ये जानना ज़रूरी है कि ये कम से कम टाइम में ये दवा हम लोग कहाँ से ले आ सकते हैं अगर वहाँ पे कमी हो रही हो तो। जैसे कलकत्ता का अस्पताल है, उसको अगर दवाई जयपुर से या तिरुवनंतपुरम से लानी हो तो उसमें टाइम लग सकता है। उसे पता चले कि अगर ये दवा उपलब्ध है पास वाले कहीं शहरों में तो जल्द से जल्द वो दवा वहाँ पे पहुँचा जा सकती है। और इसी तरह अगर दवा कोई बनानी हो, जैसे हम लोग क्लोरोक्विन की बात करें तो ये दवा बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है और वो पूरी सामग्री हमारे देश में अवेलेबल है या नहीं, या हम लोग कहाँ से सोर्स कर सकते हैं। तो वो सप्लाई चेन मॉडल तैयार करके उससे वो फ़ायदा होता है कि उससे पता चल सकता है कि जल्द से जल्द हम लोग कहाँ से सोर्स करके ले आ सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मांडे, आप सेल साइंटिस्ट रहे हैं और भटनागर अवॉर्डी भी आप हैं। आपसे जानना चाहूँगी प्लाज्मा के बारे में, ख़ास तौर पे जब हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा के बारे में बहुत ही उम्मीद से देखा जा रहा है कि इससे मदद मिल सकती है इसके उपचार में। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए, जानकारी दीजिए। प्लाज्मा का ऐसा है कि जिन मरीजों को बीमारी होती है, जिस ये विषाणु से बीमारी होती है, तो ये मरीज सभी लोग अपने आप वायरस को फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो फाइट सक्सेसफुली करके बाहर आते हैं इस बीमारी से, ज़्यादातर लोग बाहर आ जाते हैं, उनके शरीर में फिर भी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होती है उनके प्लाज्मा में, और ये एंटीबॉडीज़ काफ़ी दिनों तक हमारे शरीर में रहती है। और ये इसलिए रहती है कि अगर हमें दोबारा इन्फेक्शन हो वायरस से तो हमारा शरीर सक्षम रहे कि हम लोग इसे अपने आप ही फाइट करके क्विकली वो वायरस को उड़ा पाएंगे। तो इसलिए अगर इन मरीजों को जो स्वस्थ हो चुके हैं इन्फेक्शन जाने के बाद, उनका अगर हम लोग प्लाज्मा लें उनके खून से, तो इस प्लाज्मा में हम लोगों को एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये एंटीबॉडी को लेकर हम लोग जो पीड़ित है उन लोगों को दे तो ऐसा हो सकता है कि वो पीड़ित लोग भी इन एंटीबॉडी की मार्फत वो वायरस का फाइट कर पाएंगे। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी का अपना एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन आज के दिन पर ये अनुसंधान के तौर पर इसे लोग खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी इसको फील्ड आने में अनुसंधान के रिजल्ट जो है वही हमें बता पाएंगे कि इसको हम लोग जल्द से जल्द फील्ड में ले आएंगे या नहीं। बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से पीपीई किट्स हो या जो वेंटिलेटर्स हो, उसके मामले में भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं और आप तो अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। उसी तरह से एक और चीज़ की ज़रूरत काफ़ी महसूस की जा रही है, वो है हैंड सैनिटाइज़र्स, क्योंकि जो साफ़ सफाई है वो रखना बहुत ज़रूरी है। ये बचाव का एक कारगर उपाय जो है वो है। तो ऐसे में हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं आप? हैंड सैनिटाइज़र ऐसी चीज़ है कि देखने में लगता है कि ये बहुत ही आसान सी चीज़ है बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ इथेनॉल होता है या फिर आइसोप्रोपेनॉल होता है, ऐसी चीज़ें होती है जिससे हैंड सैनिटाइज़र बनाया जाता है। लेकिन इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल हमारी प्रयोगशाला में रखने के लिए एक्साइज का लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग इसको बना पाते हैं जिन लोगों के पास ये लाइसेंस है, जो अपने लैब में रख कर इसको बना पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है कि काफ़ी अस्पतालों में, जो कि इसका इस्तेमाल काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है, कमियां आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि CSIR की जो प्रयोगशाला हैं पूरे देश में हर कोने कोने में है, और हमारे काफ़ी सारे प्रयोगशाला में ये सर्टिफिकेट है कि हम लोग हमारे लैब में इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल रख सकते हैं। तो इन सभी प्रयोगशाला में क्विकली इनका इस्तेमाल कर कर हैंड सैनिटाइजर्स बनाए हुए हैं, और हमारी काफ़ी सारे प्रयोगशाला ने ये हैंड सैनिटाइजर्स अपने आसपास के अस्पतालों में, पुलिस थानों में, पुलिस के थानों में या फिर बाकी लोगों में, आम जनता में बांटकर काफ़ी बड़े स्तर पे इसको बांटा हुआ है। आज के दिन में काफ़ी सारे लोगों को हमारे प्रयोगशाला इनको बांटकर एक बड़ा, मैं जैसे कहूँगा कि सोशल सर्विस की हुई है। डॉक्टर मांडे, जैसे कि आपने खुद ही कहा है कि हैंड सैनिटाइज़र बनाना बहुत ही आसान लोग मानते हैं, यहाँ तक कि कई लोग घर पे बनाने का सुझाव भी देते हैं। लेकिन क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि घर पे भी हैंड सैनिटाइज़र बनाया जा सकता है? बनाया तो ज़रूर जा सकता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, जो WHO ने बनाया हुआ है,
कि ऐसी चीज़ ना हो कि जो WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो। लेकिन घर के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि लोग नियमित रूप से अपने हाथ साबुन से धोया करें। साबुन भी इतना ही इफेक्टिव है जितना हैंड सैनिटाइज़र है। तो अगर नियमित रूप से लोग घर में साबुन से अपना हाथ धोते रहें दिन में, तो उसका इफेक्ट उतना ही है जितना हैंड सैनिटाइज़र का होता है। और ऐसी विकट परिस्थिति में कोरोना वायरस का जिस तरह से जो है प्रसार वो लगातार होता जा रहा है, ये संक्रमण फैलता जा रहा है, ऐसे में बचाव को ही सबसे कारगर माना जा रहा है। इस स्थिति में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सरकार बार बार सूचनाएं जारी करती है अपने बचाव के लिए। उन सूचनाओं का बहुत गहराई से पालन करें, किसी भी सूचना का इग्नोर ना करें उन सूचनाओं को। सरकार ने काफ़ी अच्छी सूचनाएं दी है लोगों को क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि हम लोग सोशल आइसोलेशन कहते हैं, जैसे कि हम लोग तो कहते हैं कि कोई पब्लिक फंक्शन ना करे, जैसे कि हम लोग करते हैं कि किसी का बर्थडे या वेडिंग वगैरह एक साथ आकर ना मनाएं। और इसलिए दिया हुआ है सरकार ने ये कि सोशल आइसोलेशन एक बहुत अच्छा तरीका है इससे दूर रहने के लिए। सरकार ये भी कहती है कि अपने हाथों का जो हाइजीन है उसे मेंटेन करे रखे, जैसे अपने हाथ साबुन से धोया करे। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग पालन करें, सभी जनता पालन करे, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कोरोना पर मात करने के लिए काफ़ी अच्छी तरह कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर मांडे, आपने बहुत ही अहम और अच्छी जानकारियां हमें दी है, बहुत अच्छा संदेश तो दिया ही है। और साथ ही CSIR जिस तरह से प्रयासों में लगा हुआ है इस कोरोना के संक्रमण की जो चुनौती हमारे सामने उससे निपटने के लिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है ताकि आप जल्द से जल्द इसमें सफल हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में